जय हिंद दोस्तों, हंसनी एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल हंसनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, उनके उच्चारण स्थानों की चर्चा हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं समास। अब नया टॉपिक लेके आए हैं समास। अब समास कहते किसे हैं, समास का अर्थ क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, समास के कितने भेद हैं, इन सारी टॉपिकों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध से किसी नए शब्द का या किसी सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध से या जुड़ाव से एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में, सबसे आसान तरीका से एक लाइन में हमने इस परिभाषा को देखा। इसके बाद आ जाते हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ, तो समास का पहले हम समास का क्या करेंगे, खंड कर देंगे। समधन आस, समधन आस। सम का अर्थ क्या हो जाएगा, सम का अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। संक्षिप्त, मात्रा इस पे ऐसे लगा लेंगे, संक्षिप्त। ठीक, संक्षिप्त प्लस आस का क्या हो जाएगा, कथन। अगर हम इसकी अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्त कथन या कथन मीन्स होता है कथन, कहावत को संक्षिप्त में करना या संक्षिप्तीकरण करना। क्या लिख लेंगे हम, संक्षिप्तीकरण करना। अर्थात किसी सामासिक पद का क्या है, संक्षिप्तीकरण करना, या उसका मतलब या नए जो वर्ड, नए अर्थ का निर्माण हो रहा है, उसको क्या करना, क्लियर करना। ठीक, समझ में आ गया। आगे चलते हैं समास के भेद। तो निम्नलिखित समास के कितने होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक, हमने समास जान लिया कि समास किसे कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, दो या दो से अधिक संबंधों के दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध से जो नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। नंबर 2, समास के अर्थ में हमने जान लिया, सम धन आस, इसका खंड किया। सम का मतलब हो गया संक्षिप्त, आस का मीन्स हो गया कथन, अर्थात शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना। ठीक, आगे आगे हम लोग समास के भेद पर। तो समास के निम्नलिखित 6 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, और नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 6 आता है बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। आइए हम फिर चलते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहला अव्ययी भाव समास। नंबर 1 अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास की परिभाषा देख लेते हैं। कि जिस सामासिक पद में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, पूर्व पद अव्यय हो। जिस सामासिक पद में पूर्व पद अव्यय हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। ये तो पहली हो गई। नंबर 2 में क्या है, जिस सामासिक पद में पहला पद
या पहले पद उपसर्ग हो, पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, या जिस सामासिक पद में पूर्व पद उपसर्ग हो या जिस सामासिक पद में उपसर्ग लगा हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जिस सामासिक पद में पूर्व पद उपसर्ग हो, अर्थात पद के पहले क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, सामासिक पद के पहले उपसर्ग लगा हो, उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3, जिस सामासिक पद में पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। ठीक, इसकी कितनी हो गए, 3 परिभाषाएं हो गई। हम 3 तरह से इसे देख सकते हैं। पहले अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक पद में पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। और नंबर 2, जिस सामासिक पद में उपसर्ग लगा हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अगर नंबर 3 है, जिस सामासिक पद का पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। उदाहरण की बात कर लें। उदाहरण नंबर 1, इथा स्थान, यथा स्थान। इसमें पूर्व पद क्या होगा, लिख लेते हैं, पूर्व पद प्लस उत्तर पद प्लस समास विग्रह। ठीक, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। तो अगर हम इसका खंड करते हैं तो पूर्व पद क्या हो जाएगा, पूर्व पद यथा, ठीक, प्लस उत्तर पद स्थान हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको समास विग्रह करेंगे, स्थान के अनुसार हो जाएगा। ठीक, इसका पूर्व पद हम क्या हो गया, यथा हो गया। अब इसे देखेंगे, यह प्रधान भी है और यह क्या है, उपसर्ग भी है। ठीक, और ये पहला पद अव्यय भी है। ठीक, अब इन तीनों को क्या है, यथा, या इसे हम अव्यय कह लें, ठीक, या हम इसे उपसर्ग कह लें, या हम इसे प्रधान कह लें। तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। अव्यय भाव समास की ये तीनों परिभाषाओं का कहने का तात्पर्य इसका क्या है, एक ही है। चाहे हम किसी भी रूप में देख सकते हैं इसे। ठीक, अगर हम इसका विग्रह करते हैं, इसको खंड पहले करेंगे तो पूर्व पद क्या होगा, वो हमारा अव्यय निकल के आ जाएगा, जिसे हम उपसर्ग कह लें या प्रधान कह लें। और जो उत्तर पद है, उत्तर पद क्या होगा, स्थान हो जाएगा। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो स्थान के अनुसार। नंबर 2, आजीवन। इसका उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद आ प्लस, अरे पूर्व पद क्या होगा, आ हो जाएगा, और उत्तर पद जीवन। अगर हम इसका क्या करें, संपूर्ण जीवन। ठीक, समझ में आ रहा है। अब मैंने 2 उदाहरण हमने बता दिए। इसका मतलब जिस पद के पहले ये क्या है, उपसर्ग है, अव्यय भी कह सकते हैं, उपसर्ग भी कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं, जैसा हमने यथास्थान में देखा था। इसका समास विग्रह क्या हुआ था, स्थान के, यथास्थान स्थान के अनुसार। ठीक, ठीक उसी प्रकार हम आजीवन को देख लेंगे। आ क्या है इसमें, आ क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा कहाँ, पद के पहले लगता है। मतलब कोई भी अगर हम वाक्य लिख रहे हैं या शब्द लिख रहे हैं
तो उसके पहले उपसर्ग लगता है। अगर लास्ट में आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उस उपसर्ग और प्रत्यय मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ जानना है कि जिस शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा हो वह अव्ययी भाव समास होता है। प्लस जीवन, अर्थात इसका हो गया संपूर्ण जीवन। नंबर 3, यथा समय। इसमें पूर्व पद क्या होगा, यथा हो जाएगा, प्लस उत्तर पद क्या होगा, समय। समास विग्रह क्या होगा, यथा समय, समय के अनुसार, समय के अनुसार। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस समासिक पद में पहले क्या लगा हो, प्रत्यय लगा हो, अरे सॉरी उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग हो गया, ये प्रथम पद है या उसे पूर्व पद कह सकते हैं, और इसे हम प्रत्यय उपसर्ग भी कर सकते हैं, अव्यय भी कह सकते हैं, और इसे प्रधान भी कह सकते हैं। ठीक, नंबर 2, तत्पुरुष समास। जिस समासिक पद में विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके निम्नलिखित, इसमें क्या है लिख दे, कारक चिन्ह कामा विभक्ति का लोप। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। अब इससे हम परिभाषा क्या कर लेंगे, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लें कि जिस सामासिक पद में कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा, है ना, इसे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में हम समास चल रहे हैं तो सामासिक पद को जानने के लिए इनके परिभाषा की बात करें कि जिन सामासिक पद में कारक चिन्ह और विभक्ति का लोप होता है उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास के भेद की बात कर लेते हैं। यह निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, और नंबर 5 नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। देखिए, तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए गए, 6 भेद बताए। किसके आधार पे, कारक और विभक्ति के आधार पर। तो इसकी परिभाषा हम क्या है क्लियर कर चुके हैं कि जिस सामासिक पद में कारक चिन्हों और विभक्तियों का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके निम्नलिखित कितने भेद बताए गए हैं, 6 भेद बताए गए। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, और नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो हम पहले वाले को देखते हैं। कर्म तत्पुरुष होता क्या है, कहते किसे हैं, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, कौन सा कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, कौन सी विभक्ति इसमें है, हमें कैसे पता लगाना है। अब इसी को जानने के लिए हम पहले सबसे प्रथम में देखेंगे कर्म तत्पुरुष। पुरुष विभक्ति द्वितीया, कर्ता ने कर्म को, विभक्ति कौन सी है, को है। ठीक,
क्लियर। विभक्ति कौन सी है? को। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। नंबर 1, मतदाता। मतदाता। मतदाता मीन्स होता है मत को देने वाला। मत को देने वाला, ये क्या है? इसका सामासिक पद है। अब इसका जब हम खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मत को देने वाला। मत को देने वाला, ये देखेंगे मत को देने वाला, अर्थात ये क्या है? कारक चिन्ह है। इस सामासिक पद में कहीं दिख रहा है, इस सामासिक पद में क्या है? वह पूरी रूप से विलुप्त है। पूर्ण रूप से, पूरी तरह से क्या है? विलुप्त है, इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह हमें दिखाई देता है, और कारक चिन्हों से हम विभक्ति की पहचान करते हैं। ठीक, क्या है? कारक चिन्हों के द्वारा हम क्या करते हैं? विभक्ति की पहचान। अर्थात को क्या है? विभक्ति है। यह किसके तहत आती है? किसके अंदर में? कर्म के अंदर में। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म की विभक्ति कौन सी है? को है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। विभक्ति कौन सी हो जाएगी? जब ये देखेंगे कि ये किस विभक्ति में चलता है तो कर्ता फर्स्ट हो गया, सेकंड यानी द्वितीय विभक्ति में कर्म हो गया, अर्थात यह विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? ग्राम गत। ग्राम को जाने वाला। गत मीन्स क्या है? जाने वाला। ग्राम को जाने वाला। अब देखो, ग्राम को जाने वाला, गांव जिसे गांव कहते हैं, गांव देहात में अभी चले जाओ कहीं देहातों हाथ में तो लोग ग्राम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गांव कहेंगे। गांव, ठीक है। गांव को जाने वाला या गांव में जाने वाला। अगर उनसे पूछोगे भाई साहब मुझे फलाने गांव में जाना है, ग्राम में जाना है, भैया ग्राम का हुए है? ग्राम किसे कहते हैं? वो सीधे अपनी भाषा में कहे गांव के जाए, कहता गांव को बताओ कि तू ग्राम का कहले वाला, और ना तो उल्टे बोल दिए। अगर हम ग्राम की जगह गांव लिख देंगे वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हम शब्द के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हम समास पढ़ रहे हैं तो इसमें शुद्धियाँ होना, शब्द को किस रूप में लिखा जाना चाहिए, कैसे लिखा चाहिए, ये होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम ग्राम को क्या ग्राम ही लिखेंगे। ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, इसका समास विग्रह हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें विभक्ति ढूंढेंगे, कारक चिन्ह और विभक्ति को ढूंढेंगे कि वो है कहाँ, किसके अंतर्गत आ रही है। तो इसमें क्या है? विभक्ति पहले ग्राम, ग्राम के बाद क्या हो गया? एक कारक चिन्ह है, कौन सा? को, जो किसके अंतर्गत आता है? कर्म के अंतर्गत आता है। अगर कर्म के अंतर्गत को आता है, हमने पहले को जाना कि को किसका चिन्ह है? कर्म का है, कर्म तत्पुरुष का, तो सीधे सीधे को किस विभक्ति का होगा? ये होगा द्वितीय विभक्ति का। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। आप बने रहिए वीडियो पे, मैं ऐसे एथेंटिक चीज़ों को समझाऊंगा जो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा। ऐसे समझाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि इससे और बेहतर समझा सकूं जो आप कभी भूलो नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। नंबर 3, उदाहरण। ग्रंथकार। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथ को लिखने वाला भाई साहब क्या हो सकता है? ग्रंथकार ही हो सकता है, डॉक्टर तो हो नहीं सकता। ग्रंथकार को लिखने वाला, ठीक है। तो आते हैं ग्रंथकार को लिखने वाला अर्थात ग्रंथकार। इसमें भी क्या है? कारक चिन्ह को है और विभक्ति कौन सी लग जाएगी? फिर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, और समास कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मैं 2-4 और उदाहरण लिख दे रहा हूं, जिससे आप खुद करके देख लीजिएगा कि उसमें विभक्ति कौन सी आ रही है, विभक्ति कौन सी आ रही है और चिन्ह कौन सा है। ठीक,
अगर लिखना चाहो नोट्स तो स्वर्गगत, स्वर्ग को जाने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक, स्वर्गगत, माखन चोर, ये क्या है दोनों? ये दोनों सामासिक पद हैं किसके? कर्म तत्पुरुष के। क्यों? क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है? को है। अरे कारक चिन्ह क्या है? सॉरी, दोनों कारक चिन्ह क्या हैं? को हैं। और विभक्ति कौन सी लगेगी? तृतीया। इसलिए किसके अंतर्गत आएंगे? कर्म तत्पुरुष के। अब मुझे विश्वास है कि कर्म तत्पुरुष आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला नंबर 2 चलते। नंबर 2, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष विभक्ति तृतीया। विभक्ति कौन सी है? तृतीया। पहला है से, दूसरा के द्वारा। ठीक, ये क्या है? चिन्ह है इसके। किसके? कारक के। उदाहरण, जन्मजात, पहला उदाहरण क्या है? जन्मजात। पहला उदाहरण जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। इसमें कारक चिन्ह कौन सा आ रहा है? कारक चिन्ह यही होगा। किसका? से हो गया। विभक्ति कौन सी लग जाएगी? ये अगर जिस समासिक पद में भी कारक चिन्ह से होता है, विभक्ति से होता है, उसमें विभक्ति तृतीया लगती है और वह समास कौन सा हो जाता है? फिर कर्ण तत्पुरुष हो जाता है। ठीक, गुणहीन, गुणों से हीन, गुणों से हीन। ठीक, इसका मतलब क्या है? गुणहीन, उसमें उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, वह गुणों से परे है, उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है। इसमें भी क्या है? से कारक चिन्ह है। किसके अंतर्गत? तृतीया विभक्ति के अंतर्गत। समास कौन हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। आगे चलते हैं। नंबर 3, एक और, सूर चित। सूरचित मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ सूरदास द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित। मतलब किसी रचना की बात की जा रही है जो कि सूरदास द्वारा क्या है? सूरदास द्वारा रचित की गई है, लिखी गई है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें द्वारा क्या हो गया? कारक चिन्ह है, क्योंकि ये दूसरा है। के द्वारा, किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। तो हमने सॉरी इसमें के शब्द छोड़ दिया है, इसलिए ये भी हो जाए सूरदास के द्वारा रचित। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये कारक चिन्ह जो है के द्वारा, एक उदाहरण मैंने इसका दे दिया, के द्वारा, यह किसके अंतर्गत आएगा? कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। सूरचित मतलब सूरदास के द्वारा रचित। कोई इनकी रचना की बात की जा रही है कि कोई रचना है जो इनके द्वारा क्या की गई है? लिखी गई है, रचित की गई है। ठीक, पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष,
संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? इसका चिन्ह होगा के लिए। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति और इसका कारक चिन्ह है के लिए। अब उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर हथकड़ी। क्या है? हथकड़ी। अब इसका हम क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए चिन्ह के लिए हो और विभक्ति चतुर्थी लगती हो, वह कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, नंबर 2 उदाहरण देख लो भाई, क्योंकि उदाहरण जितने मैं अधिक से अधिक दे सकूं उतने ही फायदेमंद होगा, लेकिन अगर थोड़े में ज़्यादा को समझना अति बेटर होगा, क्योंकि मैं अगले टॉपिक को भी टच कर पाऊँ, समय का अभाव न होते हुए मैं अगले टॉपिक को टच कर लूं। तो इसलिए मैं समझाने का कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आपको भली प्रकार से समझ में आ जाए। और कितने लोगों का कमेंट आया है कि सर हमने 12th में फेल हो गया, कोई ऐसे सब्जेक्ट वो पढ़ाओ ट्रिक जिससे हम पास हो जाएं। तो मैं हर वो टॉपिक को टच करना चाहूँगा, छूना चाहूँगा या उसको पढ़ाना चाहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के माध्यम से 10th की 12th में भी आवे। और एग्ज़ाम तैयारी के लिए यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट, रेट, ये सारे एग्ज़ामों के लिए जितने भी आते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि वो सारे चीज़ों को मैं इसी वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो करते करते अगली वीडियो इसमें न तो अगली वीडियो में समाहित करता रहूं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमारे वीडियो में मिल जाए, आपको ज़्यादा खोजने की परेशानी न हो। और इसका डिस्क्रिप्शन, इसका मैं PDF बना के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर वहाँ से चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर जानते हो, जहाँ खाना वाना बनता है, खाना बनाने का घर जिसको हम किचन कहते हैं, किचन। तो जहाँ पे खाना बनता है जिसे हम उसे क्या कहते हैं? रसोई घर। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, अर्थात रसोई घर। ठीक, समास विग्रह यहाँ इसमें क्या है? कारक चिन्ह। हमने पहले ही बता दिया है कि जिन भी समासिक पद में इन विभक्तियों का, किन के लिए विभक्तियों का लोप हो और विभक्ति कौन सी हो? चतुर्थी हो, वहाँ पर कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। नंबर शाला, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, प्रयोगशाला। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसमें भी क्या है? के लिए विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष होगा। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में देख लेते हैं विभक्ति कौन सी है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह इसमें होगा से का अर्थ होता है अलग होना। से का अर्थ क्या होता है? पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। ठीक है, कारक चिन्ह क्या है? से है और इसमें विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति है। उदाहरण, धनहीन, धनहीन, धन से हीन। धन से हीन क्या है? वह धन से कोई व्यक्ति है उससे अलग हो रहा है, निर्धन हो रहा है, जिसे निर्धन आप कह सकते हैं। वह धन से
क्या है, अपने आप को अलग कर रहा है। यहाँ पे धन से व्यक्ति का अलगाव हो रहा है, जिसे हम धनहीन कह सकते हैं, उसके पास कोई धन नहीं है, अर्थात धनहीन। ठीक है, तो इसमें विभक्ति कौन सी लग रही, सॉरी, कारक चिन्ह कौन से हैं, से हो गया, ठीक, और विभक्ति कौन सी है, धनहीन, पंचमी विभक्ति इसमें लग गई, और फिर समास कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष, क्योंकि अपादान तत्पुरुष में जिस समासिक पद में कारक चिन्ह से और पंचमी विभक्ति हो उसे हम क्या कह सकते हैं, अपादान तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष समास की हमने परिभाषा जो पढ़ी थी उसमें क्या था कि जिन समासिक पदों में विभक्ति और कारक चिन्हों का क्या हो, लोप हो, उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, गुणहीन नंबर 2, गुणों से हीन, गुणहीन जिसके पास कोई गुण नहीं है वह गुणहीन है, बिना गुण का है, जिसे कह लो पढ़ा लिखा सब बेकार है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, गुणहीन कह सकते हैं, गुणों से हीन। अच्छा, इसमें भी क्या है, कारक चिन्ह से है, सेम प्रोसेस, समझ में आ रहा है। नंबर अब 3 चलते हैं, जन मांध, जन्म से अंधा। ठीक, जन्मांध हो गया, जन्म से अंधा। इसमें भी क्या है, हमारा कारक चिन्ह से पढ़ रहा है और पंचमी विभक्ति आ रही है। ठीक, और ऐसे अगर उदाहरण लिखना चाहो आप तो अपने समझने के लिए लिख सकते हो, जैसे दुरागत, जलहीन, जलहीन, पाप मुक्त, पाप तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में देखते हैं कि कौन सी विभक्ति, कारक चिन्ह क्या होगा, का, की, के, ये क्या है, कारक चिन्ह है, और विभक्ति कौन सी लगेगी इसमें, षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का, की, के, इसमें क्या है, कारक चिन्ह लग जाएंगे। उदाहरण की बात कर लेते हैं इसके, उदाहरण में नंबर, प्रेम सागर, प्रेम सागर, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेम का, प्रेम का सागर। इसमें कौन सी भी कारक चिन्ह लग रहा है, का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेम का सागर। अब प्रेम की सागर तो कह नहीं सकते, सागर क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, इसलिए हम का लगाएंगे, न कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, सागर क्या है, पुल्लिंग है, अर्थात का विभक्ति लगेगी, प्रेम का सागर। विभक्ति कौन सी, षष्ठी विभक्ति, और कारक चिन्ह क्या लगेगा, का लगेगा। और इसके दोनों जिस विभक्ति, जिस समासिक पद के अंतर का कारक चिन्ह हो वह कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। संबंध क्या होता है, वो जुड़ाव होता है। प्रेम का मतलब क्या है, एक दूसरे का जुड़ाव, संबंध जुड़ना। ठीक है, नंबर 2, दिनचर्या। दिनचर्या का क्या हो जाएगा, दिन की चर्या, दिन की चर्या। ठीक, दिन की चर्या, इसमें भी कारक चिन्ह क्या है, की है। ठीक, ये हो गया, विभक्ति वही लग जाएगी, षष्ठी। क्यों, क्योंकि जिस समासिक पद के अंतर्गत का, की, के आता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, अगला चलते हैं, नंबर 3, भारत रत्न। भारत रत्न, भारत का, भारत का, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत का, 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 भारत का,
रत्न। ठीक, इसमें कौन सी विभक्ति आ गई, कौन सा कारक चिन्ह आ गया, का आ गया, इसलिए क्या होगा यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा। एक उदाहरण देख लेते हैं कि धीन पर मीन्स क्या होता है, दूसरा, पर मीन्स दूसरा, अर्थात इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन, अर्थात दूसरों के अधीन, दूसरे के अधीन अगर कह लें तो गुलाम, ऐसी कोई बात नहीं है, गुलाम की बात यहाँ नहीं हो रही है, ये शब्द की बात हो रही, समासिक पद की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पराधीन का मतलब दूसरों, पर मीन्स क्या होता है, दूसरा, अधीन मतलब दूसरे के अधीन, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन। यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, के है, जहाँ पे कारक चिन्ह के हो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगती है, और जहाँ पे षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं वहाँ पे संबंध तत्पुरुष का नाम आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलते हैं नंबर 6। नंबर 6, लास्ट नंबर 6 है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में देख लेते हैं विभक्ति कौन सी होती है और कारक चिन्ह इसमें कौन सा लोप हो रहा है। विभक्ति लगेगी सप्तमी और कारक चिन्ह होगा में, पर, में कामा पर, ये दोनों जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में कारक में पर का लोप होता है उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसके जितने भी उदाहरण आएंगे, जितने मैं उदाहरण बताऊंगा उसमें विभक्ति और कारक चिन्हों का क्या होगा, लोप हो जाएगा, वो दिखेंगे ही नहीं। जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं ये सप्तमी विभक्ति है, ये अठवीं विभक्ति है, संबोधन है, ये फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। उदाहरण, पहला उदाहरण है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास मतलब आत्मा में विश्वास, अर्थात ये किसी में विश्वास नहीं करता है, केवल आत्मा पे करता है विश्वास, यहाँ तक कि परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आत्मविश्वास मतलब आत्मा में विश्वास। कौन सी कारक चिन्ह हो गया, में हो गया ना, विभक्ति कौन सी लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति में पर। ठीक, क्लियर। और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से 90% क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह मीन्स क्या होता है, घर, घर में जाना। ठीक, घर में प्रवेश करना, जैसे होता है ना नए नए घर बन जाते हैं तो गृह प्रवेश होता है, होम पता नहीं क्या क्या, पंडित जी आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उद्घाटन होता है उसको, और बड़े क्या कहते हैं, बड़े प्रेम भाव से सारे फंक्शन को मनाया जाता है और घर का प्रवेश कराया जाता है कि हम आज से पुराने घर को छोड़ के क्या नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े विधि विधान से होता है, वही बात है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक, इसमें भी क्या है, में घुड़सवार, घुड़सवार का क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, घोड़े, घुड़सवार का मतलब हो गया क्या, घोड़े पर सवार। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये क्या है, आ गया कारक चिन्ह पर। ठीक, और विभक्ति अगर जिस समासिक पद में कारक चिन्ह पर हो वह किस विभक्ति का होगा, सप्तमी विभक्ति, और जो कि सप्तमी विभक्ति और पर कारक चिन्ह है वो किसके अंतर्गत आएंगे, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। परिभाषा हमने बात कर ली, तो जिस समासिक पद में
कारक चिन्ह पर हो और विभक्ति सातवीं लगती है, वह अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।